हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे ही होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जिससे आप लोग फ्यूचर में सक्सेस पा सके और अपने फैमिली और अपना भी सपना को पूरा कर सके। तो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा माध्यमिक एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और इसलिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत विनती कर रहे थे कि सर हम लोगों का प्रमेय नहीं हुआ है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करा ही रहे हैं तो अगर प्रमेय पहले स्टार्ट कर दे तो हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब एक सप्ताह के अंदर माध्यमिक एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन लोगों की विनती को सुनते हुए मैं और भी चैप्टर्स धीरे धीरे कराना स्टार्ट करूँगा, पर पहले मैं कुछ प्रमेय पढ़ा दूँ, जिससे अगर इन प्रमेय से अगर उन लोगों का इस साल फ़ायदा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज मैं जिस प्रमेय को पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि प्रमेय कहते किसको है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका प्रोसेस के लिए जो हम लोग 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं वो कौन कौन सा है, ये सब भी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक अलग वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन को प्रूफ करने से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जब ये माध्यमिक एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जो न्यू कमर है, यानी 10 में जो नए नए आए हुए हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जिस प्रमेय के बारे में बात करने वाला हूं वो है किसी वृत्त के एक ही चाप पर स्थित, किसी वृत्त के एक ही चाप पर स्थित केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। तो बच्चों, इस प्रमेय को सबसे पहले प्रमाणित करने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। जब हम किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेते हैं और उस दूरी को 360 डिग्री घुमाते हैं, कितना घुमाते हैं? 360 डिग्री घुमाते हैं, तो वृत्त की रचना होती है। तो वृत्त की रचना कैसी होती है? किसी भी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी भी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर जब हम उसे 360 डिग्री घुमाते हैं, कितना डिग्री घुमाते हैं? 360 डिग्री, यानी पूरा गोल घुमा देते हैं, तो वृत्त की रचना होती है। अब बात आती है कि जिस निश्चित बिंदु को हम केंद्र माने हैं उसे वृत्त का केंद्र बिंदु कहा जाता है। उसे वृत्त का केंद्र बिंदु कहा जाता है या फिर सेंटर कहा जाता है। केंद्र बिंदु कहा जाता है या फिर सेंटर कहा जाता है। और इस बिंदु से जो निश्चित दूरी हम लोगों ने ली है, इस बिंदु से जो हम लोगों ने निश्चित दूरी ली है, उसको बोला जाता है अर्धव्यास। अर्धव्यास, या हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। ठीक, यानी हम क्या देख पा रहे हैं, ओ से लेकर के अगर हम इस बिंदु का नाम ए दे दे तो ओ ए जो दूरी है उसी को 360 डिग्री घुमाया गया है ओ बिंदु को केंद्र मानकर। तो ओ ए दूरी क्या हुआ? हर जगह पे जा रहा है ना, हर जगह पे जा रहा है ना, यानी इधर का भी दूरी ओ ए होगा, इधर का भी दूरी ओ ए, ये भी ओ ए, ये भी ओ ए, ये भी ओ ए, यानी जो भी दूरी डायरेक्ट यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रही है वो ओ ए के बराबर होगा। यानी ये सभी क्या होगा? अपने आप में एक अर्धव्यास होगा वृत्त का, है ना। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो ओ ए दूरी है यही वृत्त के चारों तरफ घूमा है, यही चारों तरफ घूम के वृत्त की रचना किया है। इसलिए केंद्र बिंदु से, और ये जो लाइन जो बना हुआ है, जो ये गोल सा लाइन बना हुआ है, इसके बाहर क्या है? वृत्त की सीमा खत्म हो जाती है और इसके अंदर में वृत्त का क्षेत्र है और इसके बाहर में वृत्त का क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो ये जो लाइन होता है ये वृत्त की सीमा को तय करता है। किसका सीमा? वृत्त की सीमा को तय करता है। इसलिए इस लाइन को हम लोग परिसीमा भी बोल सकते हैं। लेकिन वृत्त के क्षेत्र में
वृत्त के लिए इस लाइन को बोला जाता है परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। तो ये क्या हो गया? परिधि हो गया। तो इस लाइन, इस गोल सा लाइन के बाहर वृत्त का क्षेत्र नहीं है, इसके अंदर में वृत्त का क्षेत्र है। और इस ओ बिंदु को क्या बोलेंगे? केंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे? केंद्र बिंदु। यानी, और ये जो गोल सा लाइन है उसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी सरल रेखा का नाम देना है, अगर ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा का पार्ट है, अगर मैं इस बिंदु को ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ए बी बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? ए बी। किंतु जब हम लोग इस तरह का कर्व लाइन ले लें, जब इस तरह का कर्व लाइन लेने और इसका हम लोगों को नाम देना हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे सरल रेखा के लिए जब ए बी बोल रहे हैं तो ए से बी तक जैसे ही गए तो पता चल रहा है या सरल रेखा का ही बोध हो रहा है। लेकिन जब हम ए बी कह रहे हैं कर्व रेखा के लिए, यानी वक्र रेखा के लिए, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी का मतलब ऐसे होता है। यानी हम नाम बताना चाहते हैं इस लाइन के बारे में, लेकिन हमें समझ में आ रहा है इस लाइन के बारे में। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी कर्व लाइन का नामकरण करने के लिए, कोई भी कर्व लाइन का नामकरण करने के लिए हम लोगों को मिनिमम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। कितने पॉइंट की? 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट P ले लिया, अगर अब हम इसका नामकरण करें APB, तो यहाँ पे हम कर पा रहे हैं ना? देखो APB डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है ना, इस लाइन का बारे में बात हो रहा है। इसलिए बहुत सारे बच्चे प्रमेय याद तो कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे P एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है। कभी भी कर्व लाइन लेंगे हम, कभी भी कर्व लाइन लेंगे तो उसको 2 बिंदुओं की सहायता से उसका नामकरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बिंदु एक्स्ट्रा लेते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं प्रमेय के लिए, अच्छा ये हो गया OA, ठीक, यानी अर्धव्यास। और उसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लें और मान लें ये OB हो गया, क्या हो गया? OB। तो OA और OB दोनों बराबर हो जाएगा ना? OA और OB क्या हो जाएगा? दोनों अर्धव्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास, यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास। यानी हम OA प्लस OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA प्लस OB, यानी पूरा मिला देंगे तो क्या हो जा रहा है? AB हो जा रहा है ना। और जो AB होता है यानी अर्धव्यास प्लस अर्धव्यास, यानी अगर हम इसको स्मॉल r से डिनोट करें, इसको भी हम लोग स्मॉल r से डिनोट करें, अगर व्यास को हम लोग d से डिनोट करें, d यानी कि डायमीटर, व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? r प्लस r क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू d। तो बच्चों यानी जो व्यास होता है वो 2 अर्धव्यास से मिलकर बना होता है, 2 अर्धव्यास से मिलकर बना होता है, यानी d बराबर क्या हो जाता है? 2r। तो इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने जिस काम के पीछे हम लोग लगे हुए हैं उसमें आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, जिसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो भाग है APB, इसको बोला जाता है चाप। इसको क्या बोला जाता है? चाप। क्यों बोला जाता है? अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी चिकन चाप खाया होगा, इस तरह का डिश का नाम सुना होगा। तो जब हम चिकन चाप की बात करते हैं तो हम लोग एक चिकन का कुछ भाग को ही खाते हैं। इसलिए किसी को अगर कुछ भाग का डिनोट किया जाए, उसके कुछ हिस्से का डिनोट किया जाए, तो हम लोग चाप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं APB जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पूरे वृत्त को ना लेकर के एक छोटा सा उसके हिस्से को ले रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया चाप APB या APB चाप। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ सबको समझ में आया है। इसके बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस प्रमेय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज में अगर हम मानते हैं कि कोई भी एंगल यहाँ पे जिस बिंदु पे, पहले आते हैं कोण किसे कहते हैं,
मान लो कोई भी दो रेखा आपस में जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, जब दो रेखाएं, मान लो ये OA है, ये OB है, ये OA और OB रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, उसे कोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोण की रचना हुई है O बिंदु पर, तो हम कोण का नामकरण कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसी का अगर हम थोड़ा सा और अलग तरीके से परिभाषा दें तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि दो लाइन आपस में क्या होता है, एक दूसरे को कट करते हुए आगे निकल जाती है। क्या करती है? एक दूसरे को कट करते हुए आगे निकल जाती है। तो हम देखते हैं कि इस बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पे भी ये रेखा अगर हम लोग AOB मान ले, इसको COD मान ले, तो यहाँ पे OA और OD के बीच में यहाँ झुकाव उत्पन्न हुआ है ना, यानी कोण की रचना हुई है। यहाँ पे भी OA और OC के मध्य झुकाव उत्पन्न हुआ है, यानी कोण की रचना हुई है। OB और OD के मध्य भी क्या हुआ है? झुकाव उत्पन्न हुआ है, यानी कोण की रचना हुई है। और OC और OB के मध्य भी झुकाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये दोनों मिले हैं। तो हम लोग अगर इन दोनों फिगर्स को देखें, चित्र को देखें, तो हम लोग कोण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिलती है या काटती है, तो उसके जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोण की रचना हो रही है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी हम कोण के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है कि उसका नामकरण बड़ा गलती तरीके से करते हैं। तो नामकरण के लिए बहुत ही मैं आसान तरीका बता देता हूँ और आशा करता हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। तो जिस बिंदु पर कोण बना है, किस बिंदु पर कोण बनता है? जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती है या काटती है। यानी यहाँ पे देख रहे हो O बिंदु पर बना है, यहाँ पे भी O बिंदु पर बना है। तो जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं? बीच में रखते हैं। क्या करते हैं? बीच पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ इस बिंदु पर कोण बना है ना, तो इस कोण का अगर नामकरण करना होगा तो मैं O पहले ही लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम AB लिख सकते हैं, या O के बाद हम BA ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों का मतलब इसी कोण का बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोण का नामकरण करना बहुत ही आसान होता है। जिस बिंदु पर कोण बना है उस बिंदु को हम बीच में रखेंगे, जिस बिंदु पर कोण बना है उस बिंदु को हम बीच में रखेंगे, और जो बाकी दो बिंदु हैं उसे हम दायां या बायां कहीं पे भी रख देंगे। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कोई भी गलती नहीं है। तो जैसे अब आते हैं इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज, जब त्रिभुज ABC का हम बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे AC और AB, यानी AB और AC A बिंदु पर आपस में मिला है। तो A बिंदु पर आपस में मिला है तो इन दोनों के बीच के झुकाव को कोण कहेंगे, यानी यहाँ पे एक कोण की रचना हुई है। उसी तरह AB और BC, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हुआ है? B बिंदु पर मिला है तो एक झुकाव उत्पन्न हुआ है, यानी कोण की रचना हुई है। उसी तरह AC और BC यहाँ पे C बिंदु पर मिला, यानी कोण की रचना हुई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं त्रिभुज जो है तीन रेखाओं से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से तीन बिंदुओं पर मिली है। इसलिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और एक प्रॉपर्टीज और बता दूं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल, जैसे इसका नाम देना हो तो हम क्या दे सकते हैं? अगर एंगल A का बात कर रहे हैं तो A पहले लिख दिए हम लोग, अब इसको BC लिख दिए। फिर B का बात करेंगे तो B लिख दिए और CA को कहीं भी रख सकते हैं। उसी तरह C का कोण का बात करना है तो C को रख दिए और BA को कहीं भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों का जो योगफल होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी अगर हम कहें कि एंगल जो C है वो 60 है और ये 40 है, तो अगर ये 60 है और ये 40 है तो एंगल B कितना होगा? बता पाओगे कितना होगा? 60 और 40 100 डिग्री हो गया, तो 180 में से 100 डिग्री माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कितना ईजी है ना। तो यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ और बताते हैं त्रिभुज के बारे में कि अगर कोई भी भुजा, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो AC भुजा का सामने वाला कोण कौन है? B वाला कोण। और AB भुजा का सामने वाला कोण कौन है? C बिंदु वाला कोण। यानी अगर हम कहें कि AC बराबर AB के और ये वाला कोण 60 डिग्री है,
तो सी बिंदु पर भी बना कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला कोण हम कहें 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी आपस में क्या होगा हमेशा बराबर। तो अगर ये 45 होगा ये 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस हिसाब से चित्र बना नहीं है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ। अगर ये कोई एक त्रिभुज है और मान लो ABC एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए बढ़ाया जाए, मान लो D बिंदु तक बढ़ा दिया गया है। जैसे ही D बिंदु तक बढ़ा दिया गया, यहाँ एक नई भुजा CD आई है ना, नई भुजा CD, और ये क्या है AC भुजा और CD भुजा एक दूसरे को C बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के झुकाव में कोण कहेंगे कि नहीं, यानी यहाँ पर कोण की रचना हुई कि नहीं। अब ये जो कोण C बिंदु पर बना है यानी कि ACD, यानी जिस बिंदु पर बना है वो बीच में रहेगा, यानी कोण ACD। ये जो कोण है वो त्रिभुज के अंदर बना है ना बाहर बना है, बाहर बना है, इसलिए इस कोण को बोला गया बहिष्ण कोण। इस कोण को क्या बोला गया बहिष्ण कोण या एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला गया बहिष्ण कोण या एक्सटीरियर एंगल। तो कोई भी त्रिभुज का किसी भी एक भुजा को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बहिष्ण कोण या एक्सटीरियर एंगल। तो एक्चुअली मेरा मोबाइल थोड़ा सा ख़राब है, बार बार वीडियो अपने से कट हो जाता है, इसीलिए मुझे देखना पड़ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे बहिष्ण कोण या एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग AC लाइन, ये वाला AC लाइन, और यहाँ पे मान लो इसको AE मान लें हम। तो AC और AE एक दूसरे से A बिंदु पर मिल रहा है ना, AC और AE एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी एक कोण की रचना होगी। ये कोण क्या कहलाएगा बहिष्ण कोण कहलाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा CAE या EAC। समझ में आ रहा है सभी को। तो बहिष्ण कोण के बारे में पता चल गया। और जब कभी भी इस प्रकार से कोई एक लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो उस समय हम लोग त्रिभुज के जो अंदर कोण बना है, कहाँ बना है अंदर कोण, यानी A बिंदु पर B बिंदु पर C बिंदु पर, तो इसे हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर बना है इसलिए A बिंदु पर B बिंदु पर और C बिंदु पर जो कोण बना है उसको हम लोग अंतः कोण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अंतः कोण। तो जो त्रिभुज के बाहर बना है उसे बहिष्ण कोण, जो त्रिभुज के अंदर बना है उसे अंतः कोण बोलेंगे। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर कोई एक लाइन है, ये क्या है एक लाइन है, अगर एक सीधी रेखा यानी एकदम लंबवत, क्या एकदम लंबवत रेखा, अगर एकदम लंबवत रेखा इस पे खड़ी हो जाए तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण तब होगा 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी वैसे ही लंबवत है। तो अगर हम इस बीच के लाइन को हटा दें और इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें और बीच के लाइन के हटा दें तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। यानी एक सीधी रेखा पे जो टोटल कोण बनता है, जो टोटल कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अगर इस साइड 180 डिग्री है तो इस साइड भी कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। 180 कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वृत्त की रचना हो गई ना। ये किसकी रचना हो गई वृत्त की रचना। तो कोई भी वृत्त में 360 डिग्री क्यों होता है, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबको समझ में आया कि एक वृत्त में 360 डिग्री क्यों होती है। अब हम लोग आते हैं अगर कोई त्रिभुज है ABC, इसमें अगर हम लोग C बिंदु को बढ़ा दें D बिंदु तक, BC लाइन को बढ़ा दें D बिंदु तक, तो यहाँ ACD एक बहिष्ण कोण बनता है। इस बहिष्ण कोण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहिष्ण कोण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है, जिस बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है उसके अंदर वाले, उस बिंदु पर जो अंदर वाला कोण बना है अंतः कोण को छोड़ देंगे। जिस बिंदु पर
बहिष्ण कोण बना है उसी बिंदु पर जो अंतः कोण बना है, जिस बिंदु पर जो बहिष्ण कोण बना है उसी बिंदु पर जो अंतः कोण बना है उसको छोड़ देंगे और बाकी दो अंतः कोण को जोड़ देंगे, बाकी दो अंतः कोण को जोड़ देंगे तो इस बहिष्ण कोण का मान आ जाएगा, इस बहिष्ण कोण का मान आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? यानी जिस बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है ठीक उसी बिंदु पर जो अंतः कोण बना है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो दो अंतः कोण है उसको जोड़ देंगे तो इस बहिष्ण कोण का मान आ जाएगा। यानी अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला यानी ए बिंदु पर बना है तो ए बीच में रहेगा, बाकी दो को कहीं भी रहेगा, बी और सी कहीं भी रहेगा, प्लस इस अगर बी बिंदु वाला ले कोण तो बी बीच में रहेगा और सी और ए कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बहिष्ण कोण ACD, बहिष्ण कोण ACD क्या आ जाएगा, बहिष्ण कोण ACD। तो आ जाएगा बहिष्ण कोण ACD। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहिष्ण कोण का मान निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार अगर हम मान ले कि इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मान ले इस भुजा को बढ़ा दिया जाए या फॉर एग्जांपल इस भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो जब इस भुजा को बढ़ा दिया जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहिष्ण कोण हो जाएगा ना, जो किस किस भुजाओं से मिलकर बना है, एक हो गया BC और दूसरा हो गया BE, BC और BE यानी B बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है। तो B बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है तो B बिंदु पर जो अंतः कोण बना है उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, A बिंदु और C बिंदु वाले अंतः कोण को जोड़ देंगे, A बिंदु और C बिंदु वाले अंतः कोण को जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, एंगल BAC यानी A बिंदु वाले कोण को ले लिए, C बिंदु वाले कोण को लेना है तो CACB इक्वल टू बहिष्ण कोण क्या हो जाएगा, CBE या EBC। सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल ले, अगर कैसे बहिष्ण कोण का मान आ रहा है और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे बहिष्ण कोण का मान हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे मान लो कि ये जो एंगल A है अगर 40 डिग्री हो, कितना हो, 40 डिग्री हो, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री हो, कितना हो, 30 डिग्री। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम अभी अभी बता के गए, तो हमें एंगल ACD यानी बहिष्ण कोण ACD का मान निकालना है। तो ACD का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जिस बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है उसके अंतः कोण को छोड़ देंगे, उस बिंदु पर बना अंतः कोण को छोड़ देंगे और बाकी दो को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना ईजी है ना। तो बहिष्ण कोण का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या दे देगा, यानी इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा ACD का, 70 डिग्री। अब कभी कभी ऐसा भी सवाल दे देता है थोड़ा घुमाने के लिए, ये परमय से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर 2-3 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ दे दिया जाए जिसमें एंगल निकालने के लिए बोलता है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। मान लो कि इस एंगल का वैल्यू है 40 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू है मान लो 80 डिग्री या 50 डिग्री, कितना है, 80 डिग्री या 50 डिग्री जो भी है इस एंगल का, यानी ACB का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो अब क्या बोल रहा है कि हमें ACD निकालना है। क्या निकालना है, ACD। तो अभी अभी हमने बता के गए कि कोई भी एक सिंगल लाइन होता है उसमें टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम BD लाइन देखें तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180, जिसमें यहाँ तक का एंगल कितना है, 50। तो यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हो। तो ये हमारा इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट हो चला है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, O बिंदु केंद्र है ना। अगर हम लोग OA और OB को मिला दें, OA और OB को मिला दें, अगर हम लोग OA को और OB को मिला दें
और यहाँ पे कोई एक बिंदु कहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, परिधि पे। इसको बताया गया था क्या है, परिधि। अगर सी बिंदु एक परिधि पे ले ले और AC क्या करे, AC को और BC को अगर मिला दिया जाए, AC और BC को मिला दिया जाए, क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि O बिंदु पर OA और OB लाइन O बिंदु पर मिला है, तो कोण की रचना होगी कि नहीं, कोण की रचना होगी कि नहीं। जब जो दो लाइन आपस में किसी बिंदु पर मिलते हैं तो कोण की रचना होती है। शुरुआत में ही बताया गया है। जो बच्चे लेट से देख रहे हैं या काट के वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से अंत तक देखें, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, OA और OB लाइन को मिलाने से O बिंदु पर एक कोण बनेगा। उसी तरह क्या देख रहे हैं, AC और BC लाइन एक दूसरे से C बिंदु पर मिला है। कहाँ मिला है, C बिंदु पर। अच्छा, यहाँ पे OA और OB जब हम लोग बात कर रहे हैं तो O बिंदु कहाँ है, केंद्र है ना। तो ये जो कोण बना है इसे हम केंद्र पे बना कोण कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं, केंद्र पर बना कोण। तो जो हमारा O बिंदु है वो केंद्र है, चूंकि एंगल AOB यानी कोण AOB जो है वो O बिंदु पर बना है, यानी केंद्र बिंदु पर बना है, इसलिए हम लोग इस कोण को क्या कह सकते हैं, एंगल AOB को हम लोग कह सकते हैं केंद्र पर बना कोण। उसी तरह एंगल C बिंदु पर जो कोण बना है, यानी AC और BC भुजा के मिलने से C बिंदु चूंकि परिधि पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, परिधि पर। ये परिधि है, यहाँ पे इस लाइन पे जो भी बिंदु है उसको बोला जाएगा परिधि पर स्थित बिंदु। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल है, एंगल AC बिंदु पर बना है तो C बीच में होगा। ACB जो एंगल है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, परिधि पर बना कोण। कहाँ पर बना कोण, परिधि पर बना कोण। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिधि पर बना कोण। तो अब हम लोग धीरे धीरे जितना बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ज़रूरी था वो सब हम लोग जान चुके हैं। अब आशा करते हैं कि जब मैं प्रमेय बनाना स्टार्ट करूँगा, प्रमाण करना स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग देख पाएंगे कि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, एंगल AOB को क्या कहेंगे, केंद्र पर बना कोण, क्योंकि O बिंदु केंद्र बिंदु और इस बिंदु पर ही कोण बना है। और ACB को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि पे बना कोण, क्योंकि ये C बिंदु पर कोण बना है और C बिंदु परिधि पर बना पर स्थित है। C बिंदु कहाँ स्थित है, परिधि पर स्थित है। हम देख सकते हैं कि केंद्र पे बना कोण AOB तथा परिधि पे बना कोण ACB दोनों ही एक ही चाप APB पर स्थित भी है। तो अब हम लोग आते हैं प्रमेय को सिद्ध करने में। तो मेरे पास इतना ही बोर्ड है, क्योंकि इसके नीचे कैमरा जा नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखता हूँ। तो मान लीजिए साधारण प्रतिज्ञा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। साधारण प्रतिज्ञा। तो बच्चों साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करते हैं, साधारण प्रतिज्ञा में जो जो पॉइंट्स हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, जो जो पॉइंट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है और जो जो हिंट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, उन सारे चीज़ों को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा। फॉर एग्जांपल देखो, आप खुद ही लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे कोई वृत्त के बारे में दिया गया है, किसके बारे में, कोई वृत्त के बारे में, जिसमें कोई चाप है और उस पर स्थित है केंद्र पे बना कोण और परिधि पे बना कोण है। तो यहाँ पे किसी एग्जैक्ट फिगर के लिए या एग्जैक्ट वृत्त के लिए, किसी निश्चित वृत्त के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक निश्चित वृत्त बनाया है। तो फिर से मैं एक चित्र बनाता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं प्रमेय को सिद्ध करना। मानते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन की सहायता से अब हम लोगों को प्रमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, किसी वृत्त के एक ही चाप पर स्थित केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो किसी भी वृत्त के लिए दिया गया है, लेकिन जब हम लोग प्रमाणित करेंगे तो किसी एक को लेके करेंगे, यानी नामकरण करके करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, नॉट टू स्केल है। ये क्या है, नॉट टू स्केल। तो माना O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसमें APB चाप पर स्थित केंद्र पे बना कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण ACB है। तो माना
माना वाले वृत्त में, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें चाप APB पर स्थित केंद्र पे बना कोण AOB तथा परिधि पे बना कोण ACB है। यानी साधारण प्रतिज्ञा में जो चीज़ें दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। तो जो दी गई है, क्या दी गई है, माना O केंद्र वाला एक, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप APB पर स्थित, एक ही चाप APB पर स्थित केंद्र पर बना कोण अब जो कोण का बारे में हम लोग बताएंगे उसका नाम भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी वृत्त के बारे में, किसी भी केंद्र पे बने कोण यानी किसी भी वृत्त के केंद्र पे बने कोण के बारे में बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक निश्चित वृत्त लिए हैं जिसका केंद्र बिंदु O है, और इसीलिए हम लोग जो भी कोण का बारे में बात करेंगे तो सबका नामकरण दे देंगे। तो हम लोग किस कोण का बारे में बात कर रहे हैं, जो O केंद्रीय वृत्त के केंद्र यानी AOB के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र पर बना है, यानी केंद्र पर बना कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, एंगल क्या हो जाएगा, परिधि पर बना यानी C बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर कोण बनेगा वो बीच में रहेगा, यानी C बीच में और A और B कहीं भी रहेगा। तो माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप APB पर स्थित केंद्र पे बना कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण ACB है। यानी जो दिया गया है यही चीज़ दिया गया है, हमने लिख दिया। उसके बाद आता है मुख्य प्रतिज्ञा। क्या आता है, मुख्य प्रतिज्ञा। इसके बाद आता है मुख्य प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रधान, यानी मेन मुद्दा। क्या होता है, मेन मुद्दा। तो किसी भी क्वेश्चन का जो चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला गया होता है या जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वही मेन मुद्दा होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी कोई भी प्रमेय का जो मेन मुद्दा है, जिस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका भी बताएंगे हम साधारण प्रतिज्ञा में कैसे क्या लिखना है, मुख्य प्रतिज्ञा में जब बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्रमेय के बारे में बताएंगे, जब डिटेल में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें क्लियर होगा। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करेंगे, इसका शुरुआती होता है तो हमें सिद्ध करना है कि यानी मेन मुद्दा जो है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि O केंद्रीय वृत्त में, O केंद्रीय वृत्त में एक ही चाप APB पर स्थित केंद्र पर बना कोण एंगल, केंद्र पर बना कोण AOB मां परिधि पर बने कोण। तो परिधि पे बना कोण कौन सा है, ACB, एंगल ACB। क्या बोला है, दुगुना, दोगुना दिखाना है ना, यानी दोगुना होगा। क्वेश्चन क्या है, दोगुना होगा, ये दिखाना है। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, मुख्य प्रतिज्ञा में ही लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि वो केंद्रीय वृत्त में एक ही चाप APB पर स्थित केंद्र पे बना कोण AOB परिधि पे बने कोण ACB का दुगुना है। तो है नहीं लिखना है लिख दिया मतलब तो फिर प्रूफ करने के लिए क्यों दिया रहेगा। जब है लिख देंगे तो मतलब तो वो चीज़ है ही, फिर प्रूफ क्यों करेंगे हम लोग। तो इसलिए इस चीज़ पे एक एक वर्ड पे, एक एक लेटर पे कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ साइंस इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि उसमें गलती का कोई गुंजाइश और कोई जगह नहीं होती है। थोड़ा सा मिस्टेक से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है और अलग ही बात निकल के सामने आती है।
तो हमें सिद्ध करना है कि ओ केंद्रीय वृत्त में एक ही चाप APB पर स्थित केंद्र पे बना कोण AOB परिधि पर बना कोण ACB का दोगुना होगा। अर्थात अगर हम मैथमेटिकली इस बात को कहें तो क्या कह सकते हैं, केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण क्या है AOB बराबर परिधि पर बना कोण ACB। एक चीज़ इसको लिखने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे एक 25 है और ये 50 है तो दुगुना कौन है, 50 है ना, दुगुना कौन है, बड़ा कौन है, 50 है ना। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, इन दोनों को क्या करना चाहे, बराबर करना चाहे, तो 2 से गुणा किस में करना होगा, छोटे वाले में या बड़े वाले में। अगर बड़े वाले में करते हैं 2 से गुणा तो ये 100 हो जाता है और ये और 4 गुना हो गया। इसलिए कभी भी जो 2 गुना है यानी जो बड़ा है बराबर करना है तो छोटे वाले में हम गुणा करेंगे। अगर 2 गुना है तो 2 से गुणा, 3 गुना रहता तो 3 से गुणा करते। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि 2 गुना है तो छोटे वाले में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि केंद्र पे बना कोण AOB दुगुना है किससे, परिधि पे बना कोण ACB से, यानी केंद्र पे बना कोण दुगुना है परिधि पे बने कोण से, यानी ये वाला छोटा कोण है, इसीलिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पे बना कोण AOB बराबर 2 इंटू परिधि पे बना कोण ACB। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। आती है इसके बाद आता है रचना। तो रचना के बारे में जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ने सीख रहे हैं तो बता देना चाहता हूँ कि रचना का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें क्या होता है, जितने सारे हम लोगों को साधारण प्रतिज्ञा में जितने सारे हिंट दिया गया है वो उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। जब काफ़ी नहीं होते हैं यानी कुछ हमें एक्स्ट्रा जानकारी और चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए, जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया रहता है, तो उसे हम अलग से लेते हैं, क्योंकि बिना उसके हम लोग प्रमाणित नहीं कर सकते। तो जो हम अलग से लेते हैं, जो ज़रूरी भी है उस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, तो वो सभी काम हम लोग रचना में करते हैं। कहाँ करेंगे, रचना में। तो अलग से कुछ भी चीज़ हम लोग खुद से ले रहे हैं प्रमेय को प्रमाणित करने में जो आवश्यक है वो हम कहाँ लिखेंगे, रचना में। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, C, O बिंदु को मिलाया गया तथा उसे D बिंदु तक बढ़ाया गया। C, O बिंदु को मिलाया गया तथा उसे D बिंदु तक बढ़ाया गया। तो C, O बिंदु को मिलाया गया तथा उसे D बिंदु तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का रचना कंप्लीट हो जाता है। तो अब बारी आती है प्रमाण की। तो प्रमाण के लिए पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई त्रिभुज है उसका ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो अगर हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे x बराबर 5 है तो इसका मतलब होता है x जहाँ जहाँ हमें दिखाई देगा वहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, या इसका उल्टा अगर हम बोलें जहाँ जहाँ 5 है वहाँ हम x लिख सकते हैं। यानी बराबर का मतलब होता है कि इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम लोग इन दोनों कोणों को अगर हम लोग बराबर कहते हैं, यानी एंगल ABC, यानी ये वाला कोण B बिंदु पे बना है और ये ACB, यानी ये दो कोण आपस में अगर हम लोग बराबर कह रहे हैं, यानी हम इस कोण के जगह पे कहीं भी दिखाई ये वाला कोण दे रहा है तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे दिखाई ये वाला कोण दे रहा है और मुझे ये वाला कोण नहीं चाहिए तो हम उसके जगह पे ये वाला कोण लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही होता है बराबर का मतलब। तो अब हम लोग प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये मुख्य प्रतिज्ञा थोड़ा सा लंबा हो गया इधर पे, मुझे इधर पे जगह की ज़रूरत है तो मैं मिटा देता हूँ। तो वीडियो आप पीछे करके आप देख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। तो
प्रमाण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या प्रमाण चलो हम थोड़ा नीचे से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा जगह मिलेगा। तो प्रमाण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज AOC में लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज AOC में, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये लाइन गया, ये लाइन आया, यानी ये वाला त्रिभुज में अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 शीर्ष बिंदु है AOC में। तो इस त्रिभुज में हम क्या देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो OC है, OC, O से C बिंदु तक, यानी केंद्र बिंदु से परिधि तक, यानी OC, ये अर्धव्यास हो जाएगा ना। OC क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा। और यहाँ O बिंदु से A बिंदु तक, O बिंदु से A बिंदु तक, यानी परिधि तक, तो OA भी क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा। OA भी क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे, कोई भी वृत्त में जितना सारा अर्धव्यास होगा, यानी किसी भी वृत्त में अगर हम केंद्र से परिधि तक कोई भी दूरी ले तो वो अर्धव्यास कहलाता है। और सभी अर्धव्यास क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी ये जो OC है OA के क्या होगा, बराबर होगा, और OA क्या होगा, OC के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, त्रिभुज AOC में OC बराबर OA के, OC बराबर क्या होगा, OA के। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो जैसा मैंने अभी अभी बताया, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने का कोण यानी A बिंदु वाला और इसके सामने का कोण यानी C बिंदु वाला, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OC का है, इसलिए एंगल A बिंदु पर बना है तो OAC, और C बिंदु पर बना है तो C बीच में रहेगा, यानी OCA, OCA के। क्यों ये बराबर हुआ, क्योंकि OC बराबर OA के, OC बराबर OA के। तो OC बराबर OA के है, इसीलिए ये चीज़ हुआ। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो OC भुजा है, त्रिभुज AOC का OC भुजा है, उसको D बिंदु तक बढ़ाया गया है ना। उसको क्या किया गया है, D बिंदु तक बढ़ाया गया, यानी इस बिंदु पर जो कोण बना है वो कोण क्या कहलाएगा, बहिष्ण कोण। क्या कोण कहलाएगा, बहिष्ण कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, बहिष्ण कोण। तो इस बिंदु पर जो कोण बना है वो क्या कहलाएगा, बहिष्ण कोण। तो किसी भी बहिष्ण कोण का मान क्या होता है, किसी भी बहिष्ण कोण का मान क्या होता है, किसी भी बहिष्ण कोण का, जिस बिंदु पर बहिष्ण कोण बना है उसके अंतः कोण को छोड़ देंगे, बाकी दो को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बाकी दो को जोड़ देंगे। तो बाकी दो को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी दो को कौन सा बचा, O बिंदु वाले को छोड़ देंगे, C और A को जोड़ देंगे। तो C और A को जोड़ देंगे मतलब OAC, इसलिए एंगल OAC प्लस एंगल C बिंदु वाला OCA बराबर क्या हो जाएगा, बहिष्ण कोण AOD। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, OD लाइन पे बना है, OD और OA के मिलने से बना है, OD और OA, तो क्या हो जाएगा AOD, AOD के। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जब भी बीच में अगर इक्वल टू हो, जब भी बीच में इक्वल टू हो तो ये समीकरण कहलाता है। और कभी भी समीकरण को हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो सामने में 3 चीज़ हम लोग दे सकते हैं, या दे सकते हैं, और दे सकते हैं, या इम्प्लाई दे सकते हैं। तो मुझे इम्प्लाई अच्छा लगता है तो मैं इम्प्लाई देता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक एक लाइन का सवाल है, यानी कोई भी बायां पक्ष है नहीं, यानी वो समीकरण है ही नहीं, फिर भी यहाँ इम्प्लाई से शुरुआत करते हैं। तो ये सब गलतियाँ थोड़ा ध्यान देना होगा अपकमिंग माध्यमिक एग्जाम में, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो C बिंदु पर कोण बना है, यानी जिसका केंद्र बिंदु C है, यानी वो ये वाला कोण है। यानी जब हम सवाल को ध्यान से देखते हैं और मुख्य प्रतिज्ञा को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि C बिंदु पर जो कोण बना है और O बिंदु पर जो कोण बना है, उन्हीं दो कोणों में रिलेशन बताना है। यानी केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। क्या होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल OAC प्लस OCA बराबर होगा बहिष्ण कोण AOD के।
तो हमें सी बिंदु वाले कोण से मतलब है और ओ बिंदु वाले यानी ए बिंदु वाले कोण से मतलब नहीं है। अभी अभी मैं बता के गया, अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल टू है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओ ए और ओ सी है, दोनों आपस में यहाँ पे बराबर है। जब बराबर है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। चूँकि हमको ए बिंदु वाले कोण की ज़रूरत नहीं है, ए बिंदु वाले कोण की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके जगह पे इसको लिखेंगे। तो क्या लिख पाएंगे, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए बराबर बहिष्ण कोण ए ओ डी के, ए ओ डी के। तो यहाँ पे ए ओ सी ए, तो क्या हो जाएगा 2 ओ सी ए बराबर बहिष्ण कोण ए ओ डी के। अच्छा, मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग बहिष्ण कोण पूरा पूरा लिखिएगा। इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, 1 नंबर मान लेते हैं। अब नीचे चूँकि मेरा थोड़ा सा लेंथ कम है इसीलिए मैं साइड लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब परमेय प्रूफ करिएगा तो नीचे ही लिखिएगा सेकेंड स्टेप को भी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग ये त्रिभुज ले ओ सी बी में, तो यहाँ भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ओ सी बराबर ओ बी के है ना, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। तो जब एक ही वृत्त का अर्धव्यास है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। जब ये कोण आपस में बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं, सी ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, बहिष्ण कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, बहिष्ण कोण। यानी जो चीज़ें इसमें हो रही है वो चीज़ें इसमें भी हो रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या मन करे तो ऐसे 4 लाइन में हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ बी के, ओ सी बराबर ओ बी के। क्यों, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। तो OC बराबर OB का है, तो ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण का हो जाएगा। इसलिए एंगल B बिंदु पर यानी OBC, उसके बाद C बिंदु पर यानी एंगल OCB के। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि OC बराबर OB के, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए ये हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज OBC में D भुजा को बढ़ाया गया है। D भुजा को क्या बढ़ाया गया है। यहाँ पे एक लाइन और आप लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज AOC में CO को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, D बिंदु तक बढ़ाया गया है। उसके बाद ये वाला लाइन आप लिखिएगा। तो ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC में CO भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया है, CO को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, D बिंदु तक बढ़ाया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B बिंदु वाला यानी OBC प्लस एंगल OCB बराबर क्या होगा, बहिष्ण कोण BOD के। क्योंकि ये OD और OB भुजा के मिलने से बना है ना, OD और OB, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बहिष्ण कोण BOD के। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि B बिंदु वाले कोण का कोई दरकार नहीं है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे C बिंदु वाले के साथ ये बराबर भी है, और हमें C बिंदु वाला कोण ही चाहिए। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर बहिष्ण कोण BO। आप लोग ऐसे सिंबल इस्तेमाल मत करिएगा, पूरा लिखिएगा। तो OCB क्या हो जाएगा, 2 एंगल OCB बराबर बहिष्ण कोण BOD के। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1
एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर। तो समीकरण का जोड़ कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी समीकरण में दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। तो दो समीकरण को हम कैसे जोड़ते हैं, बाएं पक्ष वाले को, एक समीकरण का बायां पक्ष को हम दूसरे समीकरण के बायां पक्ष के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। यानी LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB इक्वल टू होगा बहिष्ण कोण AOD प्लस बहिष्ण कोण BOD के। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई दो कॉमन हो जाएगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल OCA प्लस एंगल OCB बराबर बहिष्ण कोण। अच्छा, AOD यानी ये वाला एंगल, BOD यानी ये वाला एंगल। अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी पूरा एंगल हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा, यानी केंद्र पे बना कोण AOB हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण AOB, क्योंकि AOD का मतलब ये वाला, BOD का मतलब ये वाला, और दोनों को जोड़ देंगे तो केंद्र वाला इम्प्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एंगल OCA प्लस OCB दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग इस एंगल को ऐड करते हैं, OCA और OCB यानी OCA यानी ये वाला और OCB यानी कि ये वाला, OCB यानी ये वाला, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो पूरा एंगल ACB आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2 इंटू परिधि पर बना कोण ACB इक्वल टू केंद्र पर बना कोण AOB के। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि जो बड़ा होता है उसमें 2 से गुणा कभी भी नहीं करते, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जो छोटा होगा यानी दुगना ये है, तो बराबर करने के लिए छोटे में 2 से गुणा करेंगे। तो इसलिए परिधि पे बना कोण क्या है, छोटा है ना। हम क्वेश्चन में क्या गया है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होगा, यानी केंद्र पे बना कोण बड़ा है ना, तो केंद्र पे बना कोण बड़ा है, बराबर करने के लिए 2 से गुणा किस में करना होगा, परिधि पे बना कोण। इसलिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया।